हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है नेशनलिज्म इंडिया के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, इससे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं, चैप्टर की समरी को रीड कर चुके हैं, बहुत ही डिटेल में हमने चैप्टर को पढ़ा है। हमने जाना कि किस तरह से बहुत सारे लीडर्स थे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बलिदान किए, बहुत सारे मूवमेंट चलाए और किस तरह से उन्होंने फ्रीडम को गेट किया और किस तरह से बहुत सारे लोगों की जानें गई। तो किस तरह से भारतीय माता की इमेज को पेंट किया गया, उसे देशभक्ति से जोड़ा गया, लोगों को एकजुट किया गया और तब कहीं जाकर हमें आज़ादी मिली। तो देखिए, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। सभी क्वेश्चन आंसर को हम आज कंप्लीट करेंगे और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। यहाँ पर हम इंग्लिश के भी सभी टॉपिक क्लियर कर रहे हैं 6 to 12। तो देखिए, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ शॉर्ट मार्च ऑफ गांधी जी एज ए सिंबल टू यूनाइट द नेशन। तो देखिए, शॉर्ट मार्च गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। तो यहाँ पर हमें इस शॉर्ट मार्च की इम्पोर्टेंस बतानी है कि कैसे उन्होंने एक सिंबल के रूप में उसको यूज़ किया और जो नेशन था, जो राष्ट्र था, यानी कि राष्ट्र के सभी लोगों को किस तरह से उन्होंने यूनाइट किया, एकजुट किया। तो देखिए, गांधी जी शॉर्ट मार्च वाज अनडाउटली अ सिंबल टू यूनाइट द नेशन बिकॉज, तो देखिए एक सिंबल था, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो देखिए किस तरह से और क्या इम्पोर्टेंस है उसकी। ऑल क्लासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी कम टुगेदर एज ए यूनाइटेड कैंपेन। तो देखिए, इस मार्च की वजह से सभी इंडियन सोसाइटी एक साथ आई थी, चाहे वो किसी भी क्लास से हो, किसी भी ग्रुप से हो, वो सभी एक साथ एकजुट होकर आए। महात्मा गांधी ब्रॉक द सॉल्ट लॉ विद द मार्च फ्रॉम साबरमती टू डांडी। तो देखिए, उन्होंने एक यात्रा की, उन्होंने एक मार्च किया जो साबरमती से डांडी तक का था और उसमें उन्होंने उस सॉल्ट लॉ को भी तोड़ा। 1000 अदर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ। और जो ऐसे ही हजारों कुछ और लोग थे, अलग अलग रीजन थे जहाँ पर इस सॉल्ट लॉ को तोड़ा गया। मैन्युफैक्चर्ड सोल्ट, उन्होंने वहाँ पर सोल्ट को बनाया भी एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज। और गवर्नमेंट की जितनी भी सॉल्ट फैक्ट्रीज थी उनके सामने उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया। एज द मूवमेंट स्प्रेड फॉरेन क्लॉथ्स वाज बायकॉट। तो देखिए, जैसे जैसे ये मूवमेंट फैलता चला गया, इसका ये बढ़ता चला गया, तो लोगों ने जो है, जो फॉरेन क्लॉथ थे उन्हें बायकॉट करना शुरू कर दिया, उन्हें यूज़ करना बंद कर दिया। जितनी भी वाइन की शॉप्स थी वो सब बंद हो गई। और आगे जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रिवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्स। तो देखिए, टैक्स लिया जाता था लोगों से, तो अभी जो पीजेंट्स थे, किसान थे, उन्होंने रेवेन्यू पे करने के लिए मना कर दी, चौकीदारी टैक्स भी देने के लिए मना कर दिया। विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन। तो देखिए, जितने भी लोग गवर्नमेंट के अंडर काम करते थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया। इन मैनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल violated forest law going into reserve forest to collect wood and grass cattle। तो देखिए, अब जो उन्होंने फॉरेस्ट लॉ बनाया था, ब्रिटिशर ने लॉ बनाया था कि जो लोकल पीपल है वो फॉरेस्ट के अंदर नहीं जाएंगे, लकड़ी यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर अपने पशु नहीं चराएंगे। तो वहाँ पर जो रहने वाले लोग थे उन्होंने क्या किया, इस लॉ को तोड़ दिया और जो रिजर्व फॉरेस्ट था वहाँ पर गए, वो उन्होंने वहाँ पर लकड़ियाँ कलेक्ट की और वहाँ पर अपने पशुओं को चराना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय हो रहा था, क्योंकि हमारी कंट्री, उन्हीं का कंट्री, और उन्हीं मतलब मना कर दिया तुम्हें वहाँ नहीं जाना है, वो सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे, तो ये लोग ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाए, एकजुट होकर सामने आए उनके, और उन्होंने जो है ये सब नियम कानून तोड़ने शुरू कर दिया। और शॉर्ट मार्च से ही ऐसा हो सका, क्योंकि शॉर्ट एक ऐसी चीज़ थी जिसे हर कोई यूज़ करता था। ऐसा नहीं है कि चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो, हर कोई यूज़ करता था। अब शॉर्ट मार्च लॉ के टूट जाने से लोगों का डर जो है ख़त्म हो जाता है। द डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड। इसमें अलग अलग ग्रुप जो हैं, सामाजिक ग्रुप थे, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। इन द कंट्री साइड, अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, रिच पीजेंट्स, चाहे वो
गरीब किसान हो चाहे वो अमीर किसान हो, वो सब भी इस मूवमेंट में एक्टिव थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे। द बिजनेस क्लासेस वर्कर्स ऑफ नागपुर एंड वुमेन ऑल्सो ज्वाइन द मूवमेंट। तो देखिए नागपुर में जितने भी बिजनेस क्लास के वर्कर्स थे वो भी इस मूवमेंट को ज्वाइन कर रहे थे, और जो वुमेन थी उन्होंने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। अब देखिए यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथड ऑफ री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री वाज फॉलोड टू एनकरेज नेशनलिज्म। तो देखिए राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए इतिहास की जो पूर्व व्याख्या थी वो कैसे की गई, कैसे उसे अपनाया गया, इस मेथड को बताना है। तो देखिए री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री वाज एन इम्पोर्टेंट मीन टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो देखिए इतिहास की जो पूर्व व्याख्या की गई, मतलब पहले हमारे जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं अपनी हिस्ट्री के बारे में, तो वैसे ही उससे पहले जो हिस्ट्री थी उसे पढ़ा गया, उसे खंगाला गया। तो देखिए इससे नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी ना वो बढ़कर सामने आई, लोगों के बीच नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, देशभक्ति की भावना आती है। द ब्रिटिश सॉ इंडियंस एज बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव। तो देखिए जैसे ब्रिटिशर थे वो यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि जो इंडियंस थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, बैकवर्ड थे, उनकी सोच काफ़ी पुरानी थी, तो इस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया। इन रेस्पॉन्स इंडियन बिगेन लुकिंग इनटू द पास्ट टू डिस्कवर इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट। तो देखिए जब इतिहास की पूर्व व्याख्या की गई, पहले इतिहास को पढ़ा गया लोगों के द्वारा, दूसरों को बताया गया, तो उससे क्या हुआ, तो लोगों ने देखा कि पास्ट में तो उन्होंने काफ़ी सारे अचीवमेंट्स किए हैं, काफ़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, तो इससे अब धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगी थी। They wrote about the glorious development in ancient time when arts and architecture, science and mathematics, religions and culture, law and philosophy, craft and trade फ्लोरेस। तो उन्होंने देखा उस मतलब जो उनका उन्होंने वो पास्ट का जो डेवलपमेंट देखा, उसमें देखा कि जो आर्ट था, आर्किटेक्चर था, साइंस था, वो तो काफ़ी पनप रहा था। दिस ग्लोरियस टाइम, अब ये जो ग्लोरियस टाइम था इंडिया का, इन दियर व्यू, अब उनके विचार में क्या आने लगा, वाज फॉलोड बाय ए हिस्ट्री ऑफ डेक्लाइन व्हेन इंडियन वाज कॉलोनाइज्ड। तो देखिए उनके मन में ऐसी सेंस आती है, ऐसी भावना आती है कि ये सब कैसे खत्म हो गया, इसका पतन कैसे हुआ। इसका पतन हुआ कि जब भारत गुलाम हो गया, तो इन सब चीज़ों का पतन होने लगा। तो ये सारी चीज़ें जो है लोगों के माइंड में आने लगी जब उन्होंने फिर से हिस्ट्री को पढ़ा, हिस्ट्री के बारे में जाना कि पहले तो लोग जो है साइंस में काफ़ी उपलब्धि हासिल कर रहे थे, मैथमेटिक्स में, आर्किटेक्चर में, साइंस में, हर एक चीज़ में थे। तो अब लोगों का माइंड थोड़ा चेंज होने लगा। दीज नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज advocate the reader to be proud of India's great achievement in the past and struggle to change the miserable condition of life under British rule। तो देखिए अब जो नेशनलिस्ट थे, यानी कि जो उदारवादी थे, जो मतलब देशभक्ति के लिए लड़ रहे थे, जो अपनी आज़ादी हासिल करना चाहते थे, अब उन्होंने रीडर्स को एडवोकेट किया, उन्हें सलाह दी कि वो जो हैं प्राउड करें वो अपनी इंडिया की इस ग्रेट अचीवमेंट पर, और जो है वो स्ट्रगल करें जिससे कि वो इस दयनीय कंडीशन से बाहर निकल सकें और ब्रिटिशर के रूल से वो बाहर आ सकें। अ ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड होप टू रिवाइविंग द ग्लोरियस पास्ट इन्फ्यूज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म इन इंडियंस। तो देखिए इससे जो है देशभक्ति की भावना, जब वो जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने आकर हमारे देश को गुलाम बना लिया, गुस्सा बढ़ने लगा, और उन्होंने पास्ट के बारे में भी जाना, तो इससे जो इंडियंस थे उनके अंदर देशभक्ति की भावना पनपने लगी। They fought back to their right and finally in 1947 achieved it in form of independence और freedom from British rule। तो देखिए अब इसका क्या असर होता है, वो लड़े और उन्होंने अपने अधिकारों को अंत में हासिल किया। कब? 1947 में। और उन्होंने इंडिपेंडेंस के रूप में अपना सब कुछ वापस ले लिया, और फ्रीडम के रूप में किससे? ब्रिटिश रूल से। Why did the Muslim feel alienated from Congress during the civil disobedience movement? तो देखिए अब सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट में
जो मुस्लिम थे वो अपने आप को कांग्रेस से अलग थलग क्यों महसूस कर रहे थे। सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वर ऑल्सो ल्यूकवार्म इन दियर रेस्पॉन्स टू द सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट। तो देखिए जो कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, कुछ संस्थाएं थी भारत में जो इस सिविल डिसओबीडेंस में कम हिस्सा ले रही थी। आफ्टर द डेक्लाइन ऑफ द नॉन कॉरपोरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। तो देखिए जब अभी हमने पढ़ा था चैप्टर में कि नॉन कॉरपोरेशन और खिलाफत मूवमेंट को एक साथ जोड़ा जाता है, जब इसका डिक्लाइन हो गया, इसका पतन हो गया, तो मुस्लिम अपने आप को कांग्रेस से थोड़ा अलग थलग महसूस करने लगे। द इम्पोर्टेंट डिफरेंस वाज ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबली। अब फ्यूचर असेंबली को लेकर क्वेश्चन उठने लगे थे, दैट वर टू बी इलेक्टेड, जो अभी होने वाले थे। मोहम्मद अली जिन्ना वन ऑफ द लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग। तो देखिए जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो एक लीडर थे मुस्लिम लीग के। was willing to give up the demand for separate electorates if Muslim were assured reserved seat in Central Assembly and representation in proportion to population in the Muslim dominated province। तो देखिए यहाँ पर जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो उनकी डिमांड थी कि अगर वो अपने उनकी जो ये इच्छा है ना कि अलग से उन्हें इलेक्टोरेट मिले, वो उसे गिव अप कर सकते हैं, वो उसे छोड़ देंगे अगर उन्हें जो है सेंट्रल असेंबली में अलग से सीट मिल जाए। जो मुस्लिम बहुल्य जगह थी, ऐसी जगह थी जहाँ पर मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते थे, अगर वहाँ पर उनकी सीट रिजर्व हो जाए तो वो इस डिमांड को गिव अप कर देंगे। नेगोशिएशन ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिजॉल्विंग द इशू एट the all parties conference in 1928 disappeared when M.R. Jayakar of Hindu Mahasabha strongly opposed efforts for compromise। तो देखिए अब ये सारा मैटर जो है एक कॉन्फ्रेंस होती है 1928 में इस सभी मामले को लेकर, लेकिन ये डिसअपियर तब हो जाती है जो एक M.R. जयाकर थे वो इन सब चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने से बिल्कुल मना कर देते हैं। Many Muslim leaders and intellectuals expressed their concern about the status of Muslim and as a minority within India। तो देखिए अब जो मुस्लिम लीडर्स थे वो अपनी थोड़ी चिंता जताते हैं मुस्लिम स्टेटस को लेकर, क्योंकि वो उनकी जो संख्या थी वो काफ़ी कम थी। They feared that the culture and identity of the minorities would be submerged under the डोमिनेशन ऑफ हिंदू मेजॉरिटी। तो देखिए उन्हें ये डर था कि हिंदू जो है उनकी संख्या ज़्यादा है, हमारी कम है, तो यहाँ पर उन्हें डर था कि उनका जो कल्चर है, उनकी जो पहचान है वो दबाई जा सकती है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो सकती है। तो देखिए इस तरह से वो अपने आप को अलग थलग समझ रहे थे कांग्रेस से। दलित पार्टिसिपेशन वाज लिमिटेड इन द सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट एग्जामाइन द स्टेटमेंट। तो देखिए जो दलित थे उनका पार्टिसिपेशन भी बहुत कम था, लिमिटेड था सिविल डिसओबीडेंस में, ये स्टेटमेंट हमें एक्सप्लेन करना है। दलित और अनटचेबल्स बिलोंग टू द लोअर स्ट्रेटा ऑफ आवर सोसाइटी। तो देखिए ये जो है ये ऐसा एक ग्रुप था, कह सकते हैं एक ऐसा समाज था जिसे काफ़ी दबा कर रखा जाता था। तो देखिए उन्हें अनटचेबल भी कहा जाता था, उन्हें छुआ नहीं जाता था, उनसे दूर रखा जाता था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर वो नहीं जा सकते थे, जैसे मंदिर, वैल, इन सब चीज़ों पर उनकी जाने के लिए मनाही थी। द कांग्रेस पार्टी इग्नोर्ड द दलित्स फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया गया सनातनीज। तो देखिए जो कांग्रेस पार्टी थी ना वो दलित को इग्नोर करते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि जो हाई कास्ट के लोग हैं, हिंदू लोग हैं, वो जो हैं इसे मतलब इन्हें जो है स्वीकार नहीं करेंगे। गांधी जी फर्स्ट रियलाइज दैट स्वराज वुड नॉट कम फ्रॉम 100 years if untouchability was not eliminated। तो देखिए गांधी जी को ये रियलाइज होता है कि स्वराज उन्हें तब तक हासिल नहीं हो सकता चाहे वहाँ पर सैकड़ों साल लग जाएं, जब तक ये जो अनटचेबिलिटी है ये ख़त्म नहीं होगी, यानी कि सभी लोग एकजुट नहीं होंगे।
but many Dalit leaders believe in a different political situation to the problem of their community. लेकिन वहाँ पर दलित के भी कुछ ऐसे लीडर्स थे जो चाहते थे कि उनकी अलग से पॉलिटिकल पार्टी हो जिससे कि वो अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें. They thought that only political empowerment would resolve their problem of social disability. तो देखिए उनकी जो समाज में ये कंडीशन थी ना, उनका ऐसा विचार था कि वो उससे तभी बाहर आ सकते हैं, इस समस्या से वो तभी बाहर निकल सकते हैं जब उनके पास कोई राजनीतिक शक्ति होगी. So they began organizing themselves, demanding reserved seat in educational institutions and separate electorates that would choose their दलित members for legislative council. तो देखिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपनी संस्था बनानी शुरू कर दी. उन्होंने चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो या फिर अलग से सीट को लेके बात हो, उन्होंने अपनी डिमांड रखनी शुरू कर दी. डॉक्टर Ambedkar demanded separate electorate for Dalits which was denied by गांधी जी. तो देखिए अब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने अलग से इलेक्टोरेट की मांग रख दी दलित के लिए. अब गांधी जी ने इस चीज़ के लिए मना कर दी. दलित मूवमेंट कंटिन्यू टू बी एप्रीहेंसिव ऑफ द कांग्रेस लीड नेशनल मूवमेंट एंड दियर पार्टिसिपेशन वॉज लिमिटेड. तो देखिए इस तरह से जो दलित मूवमेंट था वो लगातार चलता रहा और वो कांग्रेस को ऑप्रेस करता रहा और इस तरह से यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन था दलित का वो काफ़ी लिमिटेड था, बहुत ही कम लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे. Thus it can be concluded that दलित पार्टिसिपेशन वाज लिमिटेड इन द सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट. इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो दलित थे उनका पार्टिसिपेशन बिल्कुल लिमिटेड था, काफ़ी सीमित था इस सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट में. Why did महात्मा गांधी डिसाइड टू कॉल ऑफ द सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट एक्सप्लेन. तो देखिए हमें बताना है कि महात्मा गांधी ने सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट को बंद करने का निश्चय क्यों किया था. तो देखिए बहुत सारे रीज़न थे, यहाँ पर हम पढ़ते हैं. Worried by the development of civil disobedience movement, the colonial government began arresting the कांग्रेस लीडर वन बाय वन. तो देखिए अब जो गवर्नमेंट थी वो चिंतित हो जाती है सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट के चलने से, तो वो क्या करते हैं, कांग्रेस के जो लीडर हैं उन्हें एक एक करके अरेस्ट करना शुरू कर देते हैं. दिस लीड टू वायलेंट क्लासेस इन मैनी प्लेसेस. अब जब लीडर जो हैं अरेस्ट होना शुरू हो जाते हैं तो इसकी वजह से कई जगह पर झड़पें शुरू हो जाती हैं, झगड़े शुरू हो जाते हैं. वैन खान अब्दुल जफ्फार खान, अ डिवोटी डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी, वाज अरेस्टेड अप्रैल 1930. एंग्री क्राउड्स डेमोन्स्ट्रेटेड इन स्ट्रीट ऑफ पेशावर. तो देखिए जब अब्दुल जफ्फार खान को अरेस्ट कर लिया जाता है जो कि महात्मा गांधी के एक शिष्य थे अप्रैल 1930 में, तो जो गुस्साई भीड़ थी वो प्रदर्शन करना शुरू कर देती है पेशावर की गलियों में. फेसिंग आर्मर्ड कार्स एंड पुलिस फायरिंग. तो देखिए उन्हें पुलिस फायरिंग को भी फेस करना पड़ता है. मैनी वर किल्ड, और उसमें बहुत से लोग मारे भी जाते हैं. A month later, when Mahatma Gandhi was arrested, industrial worker in Solapur attacked police force, municipal building, law courts, railway stations and all other structure that symbolize British rule. तो देखिए अब एक महीने बाद जब महात्मा गांधी को अरेस्ट किया जाता है तो जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे सोलापुर के वो पुलिस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं. जो बिल्डिंग थी उन पर, कोर्ट्स पर और रेलवे स्टेशन या दूसरा कोई भी स्ट्रक्चर था जो ब्रिटिश रूल को सिंबलाइज करता था, उन्हें वो अटैक करना शुरू कर देते हैं. ए फ्राइटेंड गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड विद द पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन. अब डरी हुई सरकार क्या करती है, लोगों पर और ज़्यादा अत्याचार करना शुरू कर देती है. द पीसफुल सत्याग्रही वर अटैक्ड, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बेटन एंड अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड. तो देखिए शांति से जो सत्याग्रह कर रहे थे उन पर अटैक करना शुरू कर दिया था गवर्नमेंट ने. जो औरतें थी, बच्चे थे, उन्हें मारना शुरू कर दिया था और लगभग 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था. अंडर दी सर्कमस्टांस महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट. अब महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि लोगों को नुकसान पहुंचे, लोग मरे, औरतों पर, बच्चों पर अत्याचार हो. तो देखिए ऐसी कंडीशन देखने के बाद महात्मा गांधी को सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट को बंद करना पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
हाउ डिड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कम इनटू फोर्स इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देश के विभिन्न भागों में किस तरह से प्रभावी हुआ, ये हमें बताना है। गांधी जी शॉर्ट मार्च मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑल ओवर द इंडिया। तो देखिए पूरे इंडिया में जब जो शॉर्ट मार्च हुआ वो एक निशान था कि सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत हो चुकी है पूरे भारत में। थाउजेंड ऑफ पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ बाय मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट एंड गिविंग डेमोन्स्ट्रेशन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज। तो देखिए हजारों लोगों ने अलग अलग रीजन में, अब कंट्री के अलग अलग रीजन में सॉल्ट लॉ को तोड़ना शुरू कर दिया, सॉल्ट को बनाना शुरू कर दिया, प्रदर्शन करने शुरू कर दिए जितनी भी गवर्नमेंट की सॉल्ट फैक्ट्रीज थी। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे द फॉलोइंग पॉइंट्स स्टेट हाउ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कम इनटू फोर्स, किस तरह से ये प्रभावी हुआ ये हम पढ़ेंगे अलग अलग पार्ट्स में। तो देखिए विद द स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट फॉरेन क्लॉथ्स वाज बाइकॉट एंड लिक्विड शॉप्स वर पिक्टेड। तो देखिए जैसे जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बढ़ता है तो जो फॉरेन क्लॉथ्स थे उन्हें बाइकआउट कर दिया जाता है, वाइन शॉप जो थी उन्हें बंद कर दिया जाता है, और जो पीजेंट्स थे यानी कि जो किसान थे उन्होंने रेवेन्यू देने के लिए मना कर दिया, चौकीदारी टैक्स देने के लिए उन्होंने मना कर दिया। विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन फ्रॉम दियर पोस्ट, जितने भी विलेज ऑफिशियल्स थे उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया, वो अब गवर्नमेंट जॉब नहीं करेंगे ये उन्होंने बोला। फॉरेस्ट पीपल वोलेटेड फॉरेस्ट लॉ, अब जो फॉरेस्ट पीपल थे उन्होंने फॉरेस्ट लॉ को भी तोड़ दिया। दे वेंट इनटू रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेस कैटल्स। तो देखिए वो जो है रिजर्व फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं, वहां पर लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और अपने पशुओं को चराने लगते हैं। इन द कंट्री साइड रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज, तो देखिए यहाँ पर कंट्री साइड में यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ पर जितने भी अमीर किसान थे उनके जो समुदाय थे, जैसे पाटीदार ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश के जाट थे, गुजरात के पाटीदार थे, बिकेम द सपोर्टर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब ये भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सपोर्टर का काम करने लगे, वो सपोर्ट उन्हें देने लगे। दे इंस्पायर्ड दियर कम्युनिटीज समटाइम फोर्स द reluctant members to participate in the boycott programs। तो देखिए अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपनी कम्युनिटीज को, अपने समुदाय को फोर्सली कहा कि वो जो है इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें और जिन प्रोग्राम में उन्हें बायकॉट करना है वो उन्हें बायकॉट करें, जैसे कि क्लोथ्स को बायकॉट करें, जॉब को छोड़ें और जो शॉप्स हैं वाइन की और ड्रिंकिंग को अवॉइड करें, ये सारी चीज़ें उन्होंने फोर्सली उनसे कराई। The poorer peasantry, often led by socialists and the communists, joined a variety of radical movement for the remission of their unpaid rent to the landlord। तो देखिए अब जो पुअर पीजेंट यानी कि जो गरीब किसान थे वो भी लीड किए जा रहे थे कुछ सोशलिस्ट के द्वारा, कुछ कम्युनिस्ट के द्वारा, और उन्हें कहा जा रहा था कि वो इस मूवमेंट को ज्वाइन करें जिससे कि उन्हें जो है लैंडलॉर्ड को रेंट पे नहीं करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियलाइजिस्ट लेड बाय पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड जी.डी. बिरला सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस। तो देखिए कुछ बड़े बड़े उद्योगपति भी थे जिन्होंने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, सपोर्ट किया। मोर ओवर रेलवे वर्कर्स, डॉक वर्कर्स, माइन वर्कर्स एंड छोटा नागपुर एंड लार्ज नंबर ऑफ वुमेन फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो देखिए जितने भी रेलवे वर्कर थे, रोप वर्कर्स, डॉक वर्कर्स थे और जो माइन वर्कर्स थे छोटा नागपुर में, उन्होंने जो है और बड़े नंबर में जो औरतें थी उन्होंने भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच इंसिडेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? हाउ वाज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉर्पोरेंस मूवमेंट? तो देखिए जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसकी शुरुआत किस घटना से होती है और किस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अलग था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से। महात्मा गांधी started his famous salt march accompanied by 78 of his trusted volunteers। तो देखिए महात्मा गांधी ने
जो फेमस सॉल्ट मार्च था उसे अपने 78 जो उनके साथी थे, जो उनके बहुत विश्वसनीय थे, जो अपनी इच्छा से पार्टिसिपेट वहाँ पर इस मूवमेंट में कर रहे थे, तो उन्होंने उनके साथ इस मार्च को शुरू किया। द मार्च वॉज ओवर 240 माइल्स एंड वॉलंटियर्स वॉकड फॉर 24 डेज। तो देखिए यहाँ पर कितने मील की यात्रा करनी थी, 240 मील यहाँ पर उन्हें चलना था 24 दिन में। ऑन 6 अप्रैल 1930 दे रीच डांडी। तो देखिए वो जो है 6 अप्रैल 1930 में डांडी पहुंच गए थे। एंड सेरेमनली वोलेटेड द सॉल्ट मार्च एंड मैन्युफैक्चर सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। तो देखिए वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने जो है सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया, सॉल्ट बनाया सी वाटर को बॉयल करके। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट। तो देखिए यहाँ से शुरुआत होती है सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट की। अब यहाँ पर हम डिफरेंस को जानेंगे नॉन कॉर्पोरेशन और सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट में। दिस मूवमेंट स्टार्टेड इन 1921। तो देखिए ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1921 में, जबकि हमारा सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1930 में। तो देखिए वैन इंडिया गोट डिस्गस्ट ड्यू टू द रोलैक्ट एक्ट एंड जलियांवाला बाग। तो देखिए यहाँ पर ये कब शुरू हुआ था, जब लोग काफ़ी गुस्सा गए थे रोलैक्ट एक्ट की वजह से और जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से, तब ये स्टार्ट किया गया था। तो देखिए यहाँ पर वैन गांधी जी 11 डिमांड वर रिजेक्टेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो देखिए इसे जब स्टार्ट किया गया था, जब गांधी जी ने जो अपनी 11 डिमांड दी थी गवर्नमेंट को और उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, तब सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट की शुरुआत की गई। मुस्लिम पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट इन द ग्रेट नंबर। तो देखिए ये जो हमारा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था, इसमें मुस्लिम लोग भी काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे। इन दिस मूवमेंट द रेस्पॉन्स ऑफ द मुस्लिम वाज ल्यूकवार्म। तो देखिए यहाँ पर इस मूवमेंट में जो मुस्लिम थे वो कम पार्टिसिपेट कर रहे थे। इन दिस मूवमेंट पीपल वर आस्क्ड नॉट टू कॉपरेट विद द ब्रिटिश। तो देखिए इस मूवमेंट में लोगों को कहा गया कि वो ब्रिटिश के साथ सहयोग ना करें। इन दिस मूवमेंट पीपल नॉट ओनली रिफ्यूज टू कॉपरेट विद द ब्रिटिश बट ऑल्सो ब्रोक कॉलोनियल लॉज। तो देखिए इस मूवमेंट में लोगों को कॉपरेट ना करने के साथ साथ उन्होंने कहा कि जो कॉलोनियल लॉज हैं, जो ब्रिटिश के नियम कानून हैं, उन्हें भी तोड़ा जाए। वुमेन डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट ऑन अ लार्ज स्केल। तो देखिए ये जो हमारा मूवमेंट था, यानी कि जो हमारा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था, इसमें वुमेन ने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया था। और जो हमारा सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट था, इसमें वुमेन जो है पार्टिसिपेट करती हैं लार्ज स्केल पर। अलोंग विद गांधी जी मैन्युफैक्चर सॉल्ट, जब वो सॉल्ट बनाते हैं तब भी वो उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। दे ऑल्सो प्लेड एक्टिव रोल इन पिकेटिंग फॉरेन क्लॉथ्स एंड लिक्वर शॉप। तो देखिए जो वाइन शॉप थी उन्हें बंद कराने में, जो फॉरेन क्लॉथ से उन्हें बायकॉट करने में भी वुमेन बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोल्कलोर एंड सॉन्ग, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स आर प्लेड इम्पोर्टेंट all played a part in making of nationalism in India, support the statement। तो देखिए यहाँ पर अभी क्वेश्चन है कि इतिहास और जो कथा थी, लोक कथा, गीत, लोकगीत और ये जो लोकप्रिय प्रिंट बनाए गए, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया किसे बनाने में, नेशनलिज्म को बढ़ावा देने में इंडिया में। तो ये स्टेटमेंट हमें बताना है। There were a variety of culture process through which nationalism spread in people। तो देखिए ऐसे बहुत सारे कल्चर थे जिनके माध्यम से लोगों में ये नेशनलिज्म की भावना आती है। जैसे हिस्ट्री एंड फिक्शन, इतिहास को ले लो, या फिर कथाएं हैं, कहानियां हैं, वो फोल्कलोर सॉन्ग्स जो लोकगीत थे, प्रिंट थे और कुछ सिंबल्स थे जैसे फ्लैग बनाए गए, भारत माता की इमेज बनाई गई, ये सिंबल थे। इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था नेशनलिज्म को बढ़ावा देने में। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं किन किन तरीक़ों से ऐसा हुआ। बाय द एंड ऑफ द 19th century मैनी इंडियंस रियलाइज दैट द ग्लोरियस पार्ट ऑफ अवर कंट्री शुड बी हाईलाइटेड। तो देखिए 19th century के एंड में बहुत से इंडियन ऐसे थे जिन्हें रियलाइज़ हुआ कि हमारा जो कंट्री का ग्लोरियस पास्ट है ना, उससे हाईलाइट होना चाहिए। इन एनिसेंट टाइम, प्राचीन समय में क्या था, आर्ट,
आर्किटेक्चर, साइंस एंड मैथमेटिक्स, रिलीजन, कल्चर, लॉ, फिलोसफी, क्राफ्ट, ट्रेड हैड फ्लोरिश। तो देखिए ये चीज़ें काफ़ी पनप रही थी। पास्ट की बात हो रही है, एनिसेंट टाइम की, विच वाज फॉलोड बाई अ हिस्ट्री ऑफ डेक्लाइन व्हेन इंडिया कॉलोनाइज। तो देखिए हिस्ट्री बन गई थी क्योंकि अब इंडिया जो है गुलाम देश हो गया था। तो ये सारी चीज़ें पास्ट की थी। नेशनलिस्ट historian urged the readers to take pride in India's great achievement in the past and inspired them to struggle to change their miserable condition under British rule। तो देखिए जो हिस्टोरियन थे उन्होंने रीडर्स से कहा, जो पाठक थे हिस्ट्री के बारे में जो पढ़ रहे थे, कि वो जो है इंडिया की जो ग्रेट अचीवमेंट्स है ना उस पर प्राइड करें और वो जो है उन्हें इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं स्ट्रगल करने के लिए कि वो ये जो मिजरेबल कंडीशन है ना ब्रिटिश रूल के अंडर में, इससे बाहर निकलें और इसे बदलें। नॉवेल्स लाइक आनंद मठ रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इंस्पायर्ड द रेवोल्यूशनरीज इन आवर कंट्रीज। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया गया है आनंद मठ का, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था, उसमें लोगों को, जो हमारे क्रांतिकारी थे, उन्हें इंस्पायर किया गया। अब देखते हैं आगे। आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फ्लोकलोर इन लेट 19th सेंचुरी इंडिया। नेशनलिस्ट जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर बताए हैं, नतेशा शास्त्री बताए हैं, कलेक्टेड फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स, बैलेड्स, नर्सरी राइम्स, माइक्स एक्सेट्रा। तो देखिए जो आइडियाज़ थे नेशनलिज्म के वो डेवलप किए गए, जैसे कि ये जो मूवमेंट चलाया गया कि हमें अपनी लोक कथाएं, लोकगीत, इन्हें रिवाइव करना है, इन्हें फिर से लोगों के बीच लाना है। तो देखिए लेट 19th सेंचुरी में कुछ नेशनलिस्ट थे जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, नतेशा शास्त्री हैं, इन्होंने इन लोक कथाओं को, लोकगीतों को और ये जो नर्सरी राइम थी इन्हें कलेक्ट करना शुरू कर दिया और लोगों के बीच लाना शुरू कर दिया। दे वांटेड टू गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर दैट हैज डैमेज्ड बाय कॉलोनी। तो देखिए ये क्या चाहते थे कि ये सच्ची जो तस्वीर है ना हमारी संस्कृति की, और जो ब्रिटिशर हैं उनके द्वारा उसे डैमेज कर दिया गया है, वो लोगों को दिखाना चाहते थे। बिकॉज फ्लोकलोर वाज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो देखिए यहाँ पर ये जो था ना ये जो फ्लोकलोर थे, मतलब ये लोक कथाएं थी, लोकगीत थे, इन पर लोग ज़्यादा विश्वास करते थे और लोगों का जो थॉट था, जो रियल थॉट थे, वो लोगों के सामने वो लाना चाहते थे। इन द 19th सेंचुरी विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया कम टू बी विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। अब देखिए 20th सेंचुरी में क्या हुआ, जो नेशनलिज्म था इसकी ग्रोथ तो चल रही थी, यहाँ पर भारत माता की इमेज को उससे जोड़ दिया गया। अबिंद्रनाथ टैगोर एंड मैनी मोर आर्टिस्ट पेंट भारत माता एंड द devotion to his mother figure come to be seen as evidence of one's nationalism। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, कुछ और आर्टिस्ट थे, इन्होंने भारत माता की पिक्चर को पेंट किया और उन्होंने जैसे जैसे लोग डिवोशन दिखाते थे ना इस मदर फिगर को, ये जो भारत माता की फिगर थी, इसको डिवोशन करते थे, इसको डिवोट करते थे, तो इससे लोगों की राष्ट्रभक्ति का एक सबूत मिलता था। come to be seen as further गांधी जी डिजाइन और स्वराज फ्लैग। फिर आगे महात्मा गांधी थे, उन्होंने क्या किया, स्वराज फ्लैग को डिजाइन किया। अब ये 3 कलर में था, रेड, ग्रीन एंड व्हाइट, कैरिंग अ फ्लैग, होल्डिंग इट अलोफ्ट ड्यूरिंग द मार्चेस बिकम अ सिंबल ऑफ डिफेंस। तो देखिए यहाँ पर जब लोगों के द्वारा फ्लैग को ले जाया जाता था, होल्ड किया जाता था, तो ये क्या सिंबलाइज करता था कि वो जो गवर्नमेंट है ना वो उसके अपोज में खड़े हैं, उनके जो लॉ हैं वो उन्हें तोड़ना चाहते हैं, उनकी बातों को वो नहीं मानेंगे, ये जो है वो सिंबलाइज करता था फ्लैग। हु लॉन्च्ड द खिलाफत मूवमेंट, व्हाई वाज द मूवमेंट लॉन्च्ड। तो देखिए किसने खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया था और क्यों किया था।
हम पढ़ते हैं द खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो देखिए यहाँ पर दो ब्रदर थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, उनके द्वारा खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। गांधी सा दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। तो देखिए जो हमारा लोगों को एकजुट करने का जो मूवमेंट चल रहा था, तो महात्मा गांधी को मौका मिल गया था कि वो इन सभी को एक छाते के नीचे मतलब एकजुट कर सकते हैं। एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920 ही कन्वेंस अंडर द अदर लीडर्स टू स्टार्ट ए नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट। तो देखिए यहाँ पर वो जो है दूसरे लीडर्स को किसी भी तरह कन्विंस कर लेते हैं कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को चलाया जाएगा और उसे किसकी सपोर्ट दी जाएगी, खिलाफत मूवमेंट को। यानी कि इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि वो हिंदू और मुस्लिम को कहीं ना कहीं एक साथ जोड़ना चाहते थे। द खिलाफत मूवमेंट 1919 1924 ये तब तक चला। वाज ए पैन इस्लामिक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट कैंपेन लॉन्च्ड बाय मुस्लिम इन ब्रिटिश इंडिया टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड to protect the Ottoman Empire during the aftermath of First World War। तो देखिए ये जो है ये जो मूवमेंट चला खिलाफत मूवमेंट, ये एक इस्लामिक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था जो मुस्लिमों का जो एक ग्रुप था, एक एम्पायर आप कह सकते हैं, एक एम्पायर था, उसे बचाने के लिए चलाया जा रहा था। तो देखिए द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन तुर्की। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था ना, उसका एंड किसकी डिफीट के साथ हुआ था, उसका अंत ऑटोमन तुर्की के। देयर वाज अ फियर दैट द पावर ऑफ द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, जो खलीफा थे, वुड बी कल्ट्रेट। तो देखिए यहाँ पर ऐसा माना जा रहा था कि उनके एक स्पिरिचुअल हेड थे, ठीक है, तो वो सोच रहे थे कि अगर इसका अंत हो जाएगा तो उनकी पावर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जो कि खलीफा थे। टू डिफेंड हिज पावर, अपनी पावर को डिफेंड करने के लिए अ खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन 1990। तो देखिए यहाँ पर उसे बचाने के लिए खिलाफत कमेटी बनाई गई। कहाँ बनाई गई? बॉम्बे में बनाई गई 1919 में। द खिलाफत लीडर्स पुट प्रेशर अपॉन द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू गिव बेटर ट्रीटमेंट टू तुर्की। तो देखिए यहाँ पर वो जो है प्रेशर कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि उनके साथ सही से ट्रीटमेंट किया जाए, सही से ट्रीट उन्हें किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द कल्चर प्रोसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल इमेजिनेशन। उस सांस्कृतिक प्रक्रिया का वर्णन हमें करना है जिसके माध्यम से राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को आकर्षित किया। ठीक है, नेशनलिज्म की कल्पना को आकर्षित किया, लोगों को नेशनलिज्म की तरफ बढ़ाया। तो देखिए वीडियो आपका थोड़ा लेंदी हो रहा है, लेकिन हम सभी यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आगे हमारे 2 क्वेश्चंस और हैं, यहाँ तक हम पूरा करेंगे, सही से पढ़ेंगे। नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन, व्हेन दे डिस्कवर्ड सम यूनिटी दैट बाइंड देम टुगेदर। तो देखिए नेशनलिज्म जब लोगों के बीच नेशनलिज्म का बढ़ावा होने लगा, बढ़ने लगा वो, तो लोगों का विश्वास बढ़ा कि वो सभी क्या हैं, एक ही नेशन का हिस्सा है वो सब, और वो जो है डिस्कवर करने लगे, वो खोज करने लगे कि वो किस तरह से एक हैं और किस तरह से वो एक साथ जुड़े हुए हैं। देयर वर वेराइटी ऑफ कल्चर प्रोसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर पीपल्स इमेजिनेशन। तो देखिए बहुत सारी ऐसी सांस्कृतिक प्रक्रिया थी जिससे लोग जो है एक साथ जुड़ते हैं, उनकी कल्पना नेशनलिज्म को लेकर एक साथ जुड़ती है। हम पढ़ेंगे वो क्या क्या चीज़ें हैं। एल्गोरी ऑफ इंडियन नेशन, भारत माता। तो देखिए भारत माता की जो इमेज बनी थी ना, उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। हेल्प क्रिएट ए इमेज विद द पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन, की जिससे कि उनकी एक राष्ट्र की एक पहचान बनी, मतलब सभी को ऐसा लगने लगा कि हम सबका एक ही राष्ट्र है। ये भावना जो है लोगों के बीच आने लगी। डिवोशन टू दियर मदर फिगर कैन बी सीन एज एविडेंस ऑफ वंस नेशनलिज्म। तो देखिए जैसे ही लोग जो हैं अपना डिवोशन देते थे इस मदर फिगर को, तो इससे ये सबूत मिलता था कि मतलब उसके अंदर नेशनलिज्म की भावना है।
It was essential to preserve folk traditions, folk tales in order to discover one's national identity and restore a sense of pride in one's past. तो देखिए यहाँ पर जो फ्लोक लॉ थे, यानी कि जो लोक कथाएं थी और जो लोक गीत थे, वो उसमें जो है परंपरा दिखने लगी। लोग जो है परंपरा को कहीं ना कहीं जोड़ने लगे, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि वो जो है अपनी परंपरा को किसी न किसी तरह बचा कर रखें। तो इस तरह से लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना जो है बढ़ने लगी थी। नेशनल फ्लैग डिज़ाइन बाय गांधी जी एज स्वराज फ्लैग। अब नेशनलिज्म को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ने एक नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया। तो देखिए इसमें क्या रिप्रेजेंट होता है, इसमें जो गांधीयन आइडियल्स थे, सेल्फ हेल्प यानी कि वो अपनी खुद की मदद कर सकते हैं, ये आइडियल भी देखने के लिए मिले। जैसे कि वहाँ पर बीच में चरखा दिखाई देता था, व्हील दिखाई देता था उससे। कैरिंग द फ्लैग, अब फ्लैग को लेकर चलना, होल्डिंग अ लोफ्ट, उसे पकड़ कर चलना, ऊंचे उठाकर। ड्यूरिंग मार्चेस बिकेम ए सिंबल ऑफ डिफेंस, वो एक सिंबल बन गया था कि वो जो है अपोज कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिशर हैं, उसके अगेंस्ट खड़े हैं, उनकी बातों को वो नहीं मान रहे हैं। तो देखिए रीइंटरप्रेशन ऑफ पास्ट ऑल्सो डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इन द नेशनलिस्ट हिस्टोरीज। तो देखिए यहाँ पर अभी हमने पढ़ा कि हिस्ट्री के बारे में जानना जो था वो लोगों में नेशनलिज्म की भावना को बढ़ा रहा था। तो देखिए ये सभी फैक्टर्स थे। व्हाट वाज बारडोली सत्याग्रह? बारडोली सत्याग्रह क्या था, ये हमने चैप्टर में नहीं पढ़ा है, फिर भी हम यहाँ पर जानते हैं और पढ़ते हैं। गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वल्लभ भाई पटेल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्ट्रगल। तो देखिए जो वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन किया था इस स्ट्रगल में, ये हम जानेंगे। बारडोली इज अ सिटी इन द स्टेट ऑफ गुजरात। बारडोली एक शहर था गुजरात का। In 1928, Bardoli Satyagraha was a major movement of farmers against the increase of land revenue. तो देखिए ये जो बारडोली सत्याग्रह था ना, ये एक बहुत ही मुख्य मूवमेंट था फार्मर्स का, जो किसके अगेंस्ट चल रहा था, ये जो लैंड रेवेन्यू था वो बढ़ा दिया गया था। दिस सत्याग्रह लीड द फाउंडेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो देखिए ये जो सत्याग्रह था, ये दिस सत्याग्रह लीड द फाउंडेशन, हाँ ये लीड कर रहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ब्रिटिशर के अगेंस्ट। इन 1928 द ब्रिटिश रेज्ड द लैंड रेवेन्यू। अब ब्रिटिशर ने क्या किया था, 1928 में जो लैंड रेवेन्यू था उसे बढ़ा दिया था, कितना, 30% बारडोली में। दिस अनजस्टिफाइड हैवी टैक्स वाज अपोज्ड बाय द फार्मर्स ऑफ बारडोली अंडर द स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ऑफ वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए वल्लभ भाई पटेल जो है इसे लीड कर रहे थे मूवमेंट को, और ये जो अनजस्टिफाइड हैवी टैक्स कर दिया था, मतलब उन्होंने जो है इतना टैक्स को इतना बढ़ा दिया था, 30% तो बहुत ज़्यादा हो गया था। तो देखिए फार्मर्स जो है इस चीज़ को अपोज कर रहे थे, इसके लिए प्रदर्शन कर रहे थे बारडोली में, और उनकी लीडरशिप कौन कर रहा था, वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। हु वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ गुजरात, वो काफ़ी जाने माने लीडर थे गुजरात के। दिस सत्याग्रह गोट ग्रेट सिंपैथी इन सेवरल रीजन ऑफ इंडिया। तो देखिए ये जो सत्याग्रह मूवमेंट चल रहा था, इसे बहुत ज़्यादा सहानुभूति मिल रही थी इंडिया के अलग अलग रीजन से, अलग अलग पार्ट से। द गवर्नमेंट ट्राई टू कर्श द मूवमेंट थ्रू ब्रुटल एक्शन। तो गवर्नमेंट की वही नीति थी, वो लोगों को दबा देना चाहते थे, उन पर अत्याचार कर रहे थे। बट वल्लभ भाई पटेल लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू एंश्योर दिस पॉजिटिव आउटकम। लेकिन जो वल्लभ भाई पटेल थे ना, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने सकारात्मक परिणाम लाकर छोड़े। फाइनली द गवर्नमेंट एग्रीड द डिमांड ऑफ फार्मर्स। अंत में जो गवर्नमेंट थी उन्हें डिमांड को मानना पड़ा फार्मर्स की। वल्लभ भाई वाज गिवन द टाइटल ऑफ सरदार, और यहीं से उन्हें सरदार की उपाधि
मिली थी और किसने दी थी? जो लोकल्स थे बारडोली के, उन्होंने दी थी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच जाते हैं और पढ़ते हैं। प्लांटेशन वर्कर हैड दियर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधीज आइडियाज एंड द नोशन ऑफ स्वराज। तो देखिए हमें इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है कि जो प्लांटेशन वर्कर थे उनकी अपनी खुद की ही समझ थी महात्मा गांधी के आइडियाज को लेकर और जो स्वराज की मांग थी उसको लेकर। देखते हैं क्या समझते थे वो इस चीज से। प्लांटेशन वर्कर हैड दियर ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधीज आइडिया एंड नोशन ऑफ स्वराज। तो देखिए उनकी अपनी अपनी अलग समझ थी महात्मा गांधी के आइडियाज को लेकर और स्वराज की मांग को लेकर। क्या समझते थे वो? तो देखिए फ्रीडम मीन्स द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस। तो देखिए जिस जगह से वो जुड़े हुए थे तो स्वराज से और महात्मा गांधी के आइडियाज से उनका मतलब था कि वो कहीं पर भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, कहीं पर भी आ जा सकते हैं। रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम। तो देखिए वो उनका स्वराज को लेकर या महात्मा गांधी के आइडियाज को लेकर उनका मानना ऐसा था कि वो अपने विलेज से जुड़े रह सकते हैं जहां से वो आए थे यहाँ पर काम करने के लिए। प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड to leave the tea gardens without permission and in fact they were rarely given। तो देखिए जो प्लांटेशन वर्कर थे उन्हें परमिशन नहीं थी कि वो जो है चाय के बागानों को छोड़कर कहीं जाएं बिना परमिशन के, और वो परमिशन उन्हें दी नहीं जाती थी। तो अब लोगों में गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। व्हेन दे हर्ड ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, अब जब उन्होंने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, थाउजेंड ऑफ वर्कर्स डिफाइड द ऑथोरिटीज। तो हजारों वर्कर ने जो अथॉरिटीज थी उनकी बात को मानना बंद कर दिया। लेफ्ट द प्लांटेशन, उन्होंने जो वो प्लांटेशन का काम कर रहे थे उसको छोड़ दिया और घरों की तरफ बढ़ गए। दे बिलीव्ड दैट गांधी राज वॉज कमिंग, और उनका विश्वास था कि गांधी राज आ रहा था। एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन दियर ओन विलेजेस, और उनका विश्वास था कि हर एक को अपने खुद के विलेज में लैंड दी जाएगी, जमीन दी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमने अपने सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं कंप्लीट। आई होप सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।